नमस्कार। आई होप आप लोग थंबनेल देख करके ही आज के वीडियो का टॉपिक समझ गए होंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भर-भर के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि आपसे चलते-फिरते भी ऐसे क्वेश्चन यहाँ से कोई पूछ लेता है। तो आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था, राष्ट्रीय आंदोलन थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। उनमें से एक थे हमारे प्यारे सुभाष चंद्र बोस जी। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया हमारे देश की आज़ादी में और उन्हीं के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसका नाम आज़ाद हिंद फौज था। इस आज़ाद हिंद फौज से अलग-अलग एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जहाँ भी हिस्ट्री पूछी जाती है, वो फिर यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टेट पीसीएस हो, सभी जगह या फिर स्टेट के कोई अदर एग्ज़ाम है, तो सभी जगह इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर रखना है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट्स लाया हूँ, हैंड रिटेन नोट्स हैं सारे। आप लोगों को बेहतर तरीके से तैयार कर लेना है और कोई भी फैक्ट यहाँ से छूटना नहीं चाहिए और मैंने कोशिश की है कि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देर किए हुए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप देख रहे होंगे। वर्ल्ड मैप के बारे में मैं थोड़ा समझा देता हूँ क्योंकि जरूरत पड़ेगी वर्ल्ड मैप के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारा भारत है। उस समय पाकिस्तान, ये बांग्लादेश सब अपना ही हिस्सा था। और ये जो रूस दिख रहा है, ये जो रूस दिख रहा है, ये पहले यहाँ से यहाँ तक जो है फैला हुआ था। ये अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ये पूरा का पूरा यहाँ पे रूस ही था, जिसको हम लोग बोलते थे यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ बोलते थे। और यहाँ पर मैं आपको जर्मनी दिखा देता हूँ, ये जर्मनी है। आपको मैं यहाँ पे जापान दिखा देता हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ अभी समझ में आएगा, क्योंकि स्टोरी में ये सारे आज कवर होने वाले हैं। और यहाँ पर ये आपको मलेशिया नाम का देश दिख रहा है। मलेशिया के जब आप सबसे निचले बिंदु पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, तो आपको छोटा सा एक देश देखने को मिलता है जिसका नाम है सिंगापुर। इसकी भी कहानी आने वाली है। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ, ये जो भारत है, ये भारत है हमारा, इसका ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है और यहाँ पे आपको मणिपुर देखने को मिलता है और इसके बगल में ये बर्मा है जिसको हम म्यांमार भी बोलते हैं। तो आई होप आप लोग सारी चीजें मैप में समझ चुके होंगे कि ये हमारा रसिया है, इधर ये रसिया है, इधर जापान है, ये भारत है, ये यूएसएसआर जिसको बोलते थे, ये जर्मनी हो गया, ये और सिंगापुर हो गया। तो चलिए आप कहानी को शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम आजाद हिंद फौज के बारे में समझते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है, आजाद हिंद फौज जो थी, क्या ये जो इसका स्थापना हुई थी, क्या इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस बोस के द्वारा ही की गई थी? ठीक है, ऐसा भी आता है। इसको हम लोग इंडियन नेशनल आर्मी भी बोलते थे और आजाद हिंद फौज भी बोलते थे। ठीक है, तो देखो ये जो आजाद हिंद फौज थी, इंडियन नेशनल आर्मी थे, इसके दो चरण देखने को मिलते हैं, पहला चरण और दूसरा चरण। आपको मैं ये बता दूं कि आजाद हिंद फौज का जो विचार आया था सबसे पहले, वो आया था मोहन सिंह के दिमाग में। आपको ये याद रखना है कि ये विचार शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस का नहीं था, ये किसका था? मोहन सिंह। ये मोहन सिंह कौन थे? तो ये जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश भारतीय आर्मी थी, उसमें क्या थे? ये सैन्य अधिकारी थे। क्या थे? सैन्य अधिकारी थे और ये युद्ध लड़ रहे थे ब्रिटेन की तरफ से। लेकिन ये क्या करते हैं, हार जाते हैं या फिर जापान से मदद के लिए इनके दिमाग में आता है कि हम भी अपने लिए आर्मी बनाएं और जापान से ये क्या करते हैं, मदद लेते हैं। क्यों जापान से मदद लेते हैं? क्योंकि जो ब्रिटिश सेना जापान से लड़ रही थी, जापान से लड़ रही थी, वो हार जाती है और जापान ने भारतीय सैनिकों को अपने कब्जे में ले लिया था। अब इन्होंने सोचा, मोहन सिंह ने, हम जापान से कहते हैं कि हम क्या करेंगे, आप हमें ये जो भारतीय आपने ये जो बंदी बना के रखे हैं, ये हमको दे दीजिए, हम एक सेना बनाएंगे और हम दोनों मिल करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ेंगे भारत में भी। समझ में आया? यानी कि मोहन सिंह ने सोचा कि हम क्या करते हैं, जापानियों ने हमारे जो सैनिकों को बंदी बना के रखा है, उनको जो पकड़ के रखा है, उनको हम सेना बनाते हैं उनसे मिलके और ब्रिटेन के खिलाफ हम मिलके लड़ते हैं
जापान के साथ, ठीक है। तो इसी सोच के साथ 16,000 सैनिकों के साथ मिल करके 1 सितंबर 1942 को स्थापना होती है आजाद हिंद फौज की। इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं। सिंगापुर में इसकी स्थापना की जाती है और धीरे धीरे चीजें बढ़ती रहती हैं। इसके बाद आता है इसका दूसरा चरण। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचते हैं। लेकिन इससे पहले की कहानी थोड़ा और समझते हैं। देखो हो क्या रहा था, सिंगापुर पहुंचने से पहले हमारे यहाँ पे 1938 के आसपास जो हमारी कांग्रेस थी, जो हमारी आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसमें जो है विवाद हो जाते हैं कुछ सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता को लेके, प्रेसिडेंसी को लेके। तो सुभाष चंद्र बोस जो है अलग हो जाते हैं आईएनसी से और अलग से 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और फिर धीरे धीरे ये जो है कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और आगे आपको देखने को मिलेगा 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और इसके बाद इन्होंने जो है मार्च 1941 में, कब? मार्च 1941 में ये भारत से रूस के लिए निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे इनको ढूंढ रहे थे, इनको नजरबंद कर दिए थे, तो ये फिर क्या करते हैं, भारत से रूस की तरफ चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब ये भारत से रूस पहुंचते हैं तो रूस भी ब्रिटेन के साथ युद्ध लड़ने लगता है। ब्रिटेन के साथ जब ये युद्ध लड़ने लगता है तो ये क्या करते हैं, जर्मनी पहुंच जाते हैं। जर्मनी क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि जर्मनी ब्रिटेन और रूस दोनों के खिलाफ लड़ रहा था। जर्मनी का हेड कौन था उस समय? वो था हिटलर। कौन था? हिटलर। जो हिटलर था उससे इन्होंने मदद लिया और वहां पर ही जो है स्थापना करते हैं किसकी, तो आपको देखने को मिलेगा ये अभी मैं आगे और बताऊंगा। ये वहीं पे हिटलर की मदद से जर्मनी में ही फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं। लेकिन फिर ये क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमें तो लड़ाई लड़नी है, भारत को आजाद कराना है। तो ये फिर जर्मनी में हिटलर से कहते हैं कि हमको जाना है जापान, जापान जाना है, सिंगापुर जाना है। तो फिर जर्मनी से इनको जापान भेजा जाता है और वहां पे पहुंचते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये वहां पे पहुंच जाते हैं तो फिर ये जुलाई 1943 में जब सिंगापुर पहुंचते हैं तो दूसरा चरण इसका शुरू हो जाता है और इन्होंने फिर कहीं ना कहीं यही आपको हेड देखने को मिलते हैं आजाद हिंद फौज के, ठीक है। अब देखो जब ये पहुंच गए जुलाई में तो क्या करते हैं, 1943 में इन्होंने अस्थायी सरकार की गठन किया। अस्थायी भारत सरकार का गठन करते हैं कहां पे? सिंगापुर में है। इसका एक और मुख्यालय कहां था? रंगून में था। ये रंगून कहां है? म्यांमार बर्मा में था, ठीक है। इन्होंने ये जो सरकार की स्थापना किया अस्थायी भारतीय सरकार की, इसको किसने दिया? इसको मान्यता दिया धुरी राष्ट्रों ने। धुरी राष्ट्र क्या? देखो जो वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसमें 2 गुट थे, एक मित्र राष्ट्र थे और एक था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र जो थे इनमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, ये रूस था। धुरी राष्ट्रों में जापान, जर्मनी ऐसे देश थे। तो जापान, जर्मनी जैसे देशों ने अस्थायी भारतीय सरकार का मान्यता भी दिया। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन का मटेरियल है, आप इसको याद रखिएगा। अब आगे समझते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कई नारे दिए जिनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया और दूसरा इन्होंने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हुई। देखो ये जो आजाद हिंद फौज थी इसमें कई रेजिमेंट बनाई गई, ठीक है, अलग अलग ग्रुप बनाए गए। उसमें से एक थी रानी झांसी रेजिमेंट। ये जो रानी झांसी रेजिमेंट थी इसमें क्या होती थी, महिला सैनिक होती थी। क्या होती थी? महिला सैनिक होती थी। और 3 प्रमुख आपको देखने को मिलेगा रेजिमेंट, ब्रिगेड। पहली थी नेहरू, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड भी आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद होता क्या है कि जापानी सेना, जो जापानी सेना थी इसने क्या किया था, हमारे अंडमान और निकोबार पर क्योंकि कब्जा करके रखा था, है ना। अंडमान निकोबार आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको जो है, जब आप कभी मैप देखेंगे इंडिया का तो यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलता है। द्वीपीय इलाका है, द्वीपीय हिस्सा है, भारत का ही हिस्सा देखने को मिलता है। इस पे किसका कब्जा था? जापान में। वो जापान जो वर्ल्ड वार 2 था, कभी मैं वर्ल्ड वार 2 की कहानी डिस्कस करूंगा जब, तो ये जापान जो था इसने इस पूरे इलाके में यहां तक पूरा कब्जा करके रखा था, यहां तक।
ठीक है, यहाँ तक पूरा कब्जा करके रखा था उसने। तो ये जो अंडमान निकोबार था, ये भी किसके कब्जे में था? जापान के। तो इसने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस को जापान ने गिफ्ट कर दिया एक तरीके से कि आप ले लीजिए, क्योंकि ये भारत का ही हिस्सा है तो आप इसको ले लीजिए। जब अंडमान निकोबार सुभाष चंद्र बोस को मिलता है तो इसका नाम बदलकर, अंडमान के नाम को बदल करके शहीद द्वीप रख दिया जाता है और निकोबार के नाम को बदल करके स्वराज द्वीप कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गई कहानी। इसके बाद अप्रैल 1944 तक, अप्रैल 1944 तक जो हमारी आजाद हिंद फौज थी, आजाद हिंद फौज, ठीक है, आजाद हिंद फौज थी, इसका झंडा मोइरांग यानी मणिपुर तक पहुंच चुका था। आपको मैंने मणिपुर की लोकेशन बताई थी, फिर से मैं दिखा देता हूं। ये आपको यहाँ पे मणिपुर की लोकेशन, यहाँ पे आपको मणिपुर की लोकेशन दिखाई देगी। यहाँ पर जो है मणिपुर में, यानी कि भारत की धरती पर जो मुख्य भूमि है उस पर जो है आईएनए यानी कि भारतीय जो हमारी थी आजाद हिंद फौज, इसकी जो झंडा था वो फहरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन होता क्या है, इसके बाद 1945 आता है। 1945, आपको पता होगा 1945 में वर्ल्ड वार 2 खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि जो यूएसए था, अमेरिका था, इसने परमाणु बम चला दिया था जापान पर। तो जापानी सेना ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। और जब आत्मसमर्पण कर दिया तो भारतीय सैनिकों को उसके साथ ही समर्पण करना हुआ। जब इन्होंने समर्पण कर दिया तो इसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जो है आपको देखने को मिलेगा अगस्त 1945 में जा रहे थे, कहां पे, सिंगापुर से जापान की तरफ यात्रा कर रहे थे हवाई जहाज से। तो कहते हैं कि ताइपेई जो हवाई अड्डा था वहां पर विमान क्रैश हो जाता है और उसी में इनकी दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब इस पे अलग अलग कंट्रोवर्सी चलती है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं अभी। तो ये हो जाता है उनके साथ दुर्घटना। अब देखो, ये जो सैनिक अभी क्या किए गए थे, बंदी बनाए गए थे, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया गया था, इनके ऊपर चलता है लाल किला मुकदमा। लाल किला मुकदमा, अब लाल किला मुकदमा क्या था? क्योंकि देखो, ये जो सैनिक थे जिन्होंने, जो हमारे आजाद हिंद फौज में थे, आजाद हिंद फौज में जो सैनिक थे वो बेसिकली थे कौन? वो भारतीय ही थे जो कि ब्रिटिश सेना में काम करते थे। क्या करते थे? ब्रिटिश सेना में काम करते थे। लेकिन जापानियों ने उनको पकड़ के रखा था, जापानियों ने उनके पकड़ के रखा था। मोहन सिंह ने उनको उससे ले लिया और उसके बाद आजाद हिंद फौज का गठन किया और वो लड़ रहे थे। तो जो ब्रिटेन की, भारत की सरकार थी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो सैनिक हैं इन्होंने निष्ठा की शपथ को तोड़ा है। इसके बाद इन पर केस चलता है, इसको हम बोलते हैं लाल किला मुकदमा। लाल किला मुकदमा प्रमुखतः तीन लोगों पे चलता है। कौन कौन? गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल और शहनवाज खान। ये 3 लोगों के नाम आपको याद रखने आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, जब इन पे केस चल रहा था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस थी, ये क्योंकि आंदोलन कर रहे थे ये लोग, है ना, और अलग अलग चीजें चल रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इनके बचाव के लिए आजाद हिंद फौज राहत और जांच समिति का गठन किया और फिर इस पे काम किया। और कुछ वकील, जो प्रमुख वकील थे, भूला भाई देसाई, इन्होंने इनका केस लड़ा। जिनकी सहायता कर रहे थे तेज बहादुर सप्रू और काटजू और जवाहरलाल नेहरू, ये लोग इनकी सहायता कर रहे थे। होता क्या है इस केस में, इस केस को फिर सरकार जो है डिसमिस कर देती है या फिर चलो केस चलाया जाता है, लेकिन पब्लिक प्रेशर के चलते, पब्लिक प्रेशर के चलते जो है इनको फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो ये कहानी थी पूरी की पूरी आजाद हिंद फौज की। तो जितने भी फैक्ट थे इसके बारे में इंपॉर्टेंट हमने कवर कर दिया है। कोई भी फैक्ट छोड़ना नहीं है, आपको सारे याद कर लेने हैं। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको ये दे देंगे। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आशा है कि वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिएगा।